Good morning, students. Welcome back. Now we will continue our chapter election and representation. As you know that election are necessary condition of democracy. In last videos you have studied about the Election Commission of India. Now we have discussed the weak point of Indian election system, यानी कि weakness of Indian election system. अब क्वेश्चन ये आता है, what are the weakness of Indian election system? Explain in detail. ये भी 6 नंबर में आता है क्वेश्चन कि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, भारतीय चुनाव प्रणाली है, भारतीय चुनाव प्रणाली के कुछ दोष बताएं। क्या क्या दोष हैं भारतीय चुनाव प्रणाली के? एज यू नो दैट भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब यहाँ लगभग बात करें तो हम लोग 83 करोड़ 41 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हैं, यानी कि चुनाव में उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और अब तक आप लोग जानते हैं कि हमारी लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, 17 चुनाव हो चुके हैं। तो इसमें हमने कंप्लीटली जाना कि किस तरीके से हम लोग अपनी चुनाव प्रणाली में अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसकी कुछ कमियां, कुछ वीक पॉइंट है, कुछ वीकनेस है। तो इन दिस वीडियोस वी हैव डिस्कशन अबाउट द वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग जो चुनाव व्यवस्था हमारी उसकी कुछ कमजोरियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो रहेगी उन्हीं से रिलेटेड, कौन कौन से वीक पॉइंट हमारे इलेक्शन सिस्टम के या हमारी चुनाव प्रणाली में कौन कौन से दोष हैं। सबसे पहले द इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका, भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा दोष हम यही मानते हैं कि धन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारतीय चुनाव में धन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ज्यादातर भ्रष्ट होती हैं। भारत में काले धन का बड़ा बोलबाला है। और आप लोग जानते हैं कि चुनाव में प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट ही मान के चलें आप लोग, उसको बहुत ज्यादा खर्च करती है वो, क्योंकि उनका मेन पर्पज यही होता है कि चुनाव जीतना किसी भी कीमत पर। यू कैन से दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज want to win election at any cost, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती। यहां तक कि जब टिकट का आवंटन किया जाता है उन्हीं लोगों को पॉलिटिकल पार्टी चुनाव देती है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, धन होता है चुनाव में खर्च करने के लिए। तो हमें देखने को मिला कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कितना सारा धन खर्च करती है। तो हमें देखने को मिला कि सबसे बड़ी कमी तो यही है कि चुनाव में बहुत ज्यादा धन की बढ़ती हुई भूमिका है। तो धन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं हम लोग धन का ज्यादा प्रयोग होना। नेक्स्ट है वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। एज यू नो दैट इंडिया में हम लोग अगर अपने सोशल डिवीजन की बात करें, वी हैव टू बी सोशली डिवाइड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। ज्यादातर हम लोग जाति और धर्म के नाम पर जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे होते हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर हमारे से वोट मांगने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स को या कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स को जन्म देते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और आप लोग जानते हैं कि जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर जब राजनीति की जाती है तो उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट निकलते हैं। कहीं ना कहीं जो देश का पार्टीशन हुआ था वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि रिलीजन के नाम पर वो पॉलिटिक्स थी, तो कितने सारे हमें रिजल्ट्स वहां पर देखने को मिले। तो आज हम लोग ज्यादातर अपने कास्ट के व्यक्ति को वोट देते हैं या हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन का व्यक्ति, उसी को हम लोग वोट देने का प्रयास करते हैं। तो दैट इज आल्सो ए डीमेरिट ऑफ, और दैट इज आल्सो ए वीक पॉइंट ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम। इसको भी हम इंडियन इलेक्शन सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा दोष मानते हैं, बहुत बड़ी कमी मानते हैं। नेक्स्ट इज केयरलेस इन प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, यानी कि जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारी खामियां होती हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है। यह भी देखा गया है कि भारत में मतदाता सूचियों को बनाने में बड़ी लापरवाही से काम लिया जाता है और कई बार जानबूझकर भी, कई बार अनजाने में भी पूरे के पूरे मोहल्ले को सूचियों से गायब कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो खबरें हमें या इस तरह की न्यूज़ हम लोग सुनते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं आते बहुत सारे कैंडिडेट को, तो ये भी क्या कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारी चुनाव व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष है कि कई बार जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है तो वोटर लिस्ट बनाते समय भी बहुत ज्यादा बड़ी खामियां हो जाती हैं। नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ ऑफिशियल मिशनरी, यानी कि जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है। भारतीय चुनाव व्यवस्था की अगर हम बात करें उसमें काफी कमियां हमारे सामने आई हैं। मंत्रियों द्वारा जो दलीय लाभ होते हैं सरकारी तंत्र का प्रयोग करते हैं, वोट बटोरने के लिए मंत्रियों द्वारा लोगों को तरह तरह का आश्वासन दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी जो हमारी मशीनरी होती है, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान जो ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, इन साधनों का भी कहीं ना कहीं हमें दुरुपयोग देखने को मिलेगा। तो सरकारी तंत्र का भी बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है हमारे चुनाव के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ी खामी है हमारी चुनाव व्यवस्था की। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ वोटर, यानी कि वोटर की एब्सेंस। आप लोग जानते हैं वोट डालने का हमें राइट्स दिया है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये राइट्स मिला है। व्हेन वी हैव टू बी गेन 18 ईयर्स देन वी हैव टू बी राइट
टू वोट, यानी कि जब 18 ईयर कंप्लीट कर लेता है, चाहे किसी भी रिलीजन से, कास्ट से बिलोंग करता है, तो वोट डालने का अधिकार है, एब्सेंस ऑफ वोटर। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो मतदान होता है हमारा, मतदान में बहुत सारे वोटर की अनुपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। मुश्किल से ही 60% तक मतदाता वोट डालने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोकतंत्र के लिए, जिससे क्या हमारे सामने वास्तविक रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि वोटर चुनाव में अनुपस्थित रहते हैं, वोट नहीं डालते। डिफेक्टिव इलेक्शन रूल यानी कि जो चुनाव नियम बनाए जाते हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं। यह भी देखा गया है कि चुनाव संबंधी नियम में बड़ी कमियां हैं और इसी कारण से चुनाव में बरती गई अनियमितताओं को न्यायालय के सामने सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है। लगभग सभी दल धर्म और राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवार को चुनते हैं तथा इसी के नाम पर वोट देते हैं। पहले भी हमने जाना, जाति धर्म भाषा के नाम पर सभी उम्मीदवार मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, परंतु यह बात चुनाव याचिका की सुनवाई के समय सिद्ध नहीं हो पाती। तो ये जनरली हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात देखें, जो भी चुनाव से संबंधित रूल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कुछ खामी रहती है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का अपराधीकरण। आप लोग जानते हैं कि चुनाव प्रणाली में बहुत सारे अपराधी लोगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों को भय दिखाया जाता है, उनसे वोट मांगे जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो एक तरह से जो गलत छवि के लोग हैं या क्रिमिनल लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव के दौरान क्रिमिनल लोगों की मदद करते हैं, और जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो ये पॉलिटिक्स में आने के बाद जो लीडर्स होते हैं क्रिमिनल पर्सन की मदद करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पॉलिटिक्स में यानी कि क्रिमिनल लोगों की आवाजाही हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जब गलत लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। तो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति का अपराधीकरण, यानी कि अपराधी लोगों को सह मिल जाती राजनीति में। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ मैंने जाली वोट डालना, यानी कि कहीं ना कहीं एक हमारी चुनाव व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दोष है जाली मतदान। चुनाव में जाली मतदान किया जाता है, यहां तक कि मृत व्यक्ति के भी वोटों का भुगतान कर दिया जाता है। कई बार एक व्यक्ति मर चुका है उसका भी वोट डाल दिया जाता है। जाली मतदान भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, कई बार जाली वोट भी डलवा देते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। टू मैनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। आप देखते हैं कि चुनाव होता है तो चुनाव में कितने सारे कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। हमारे देश में ये मानते हैं हम मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिला कि इतने सारे कैंडिडेट होते हैं हमारे सामने, जिसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ज़्यादा कैंडिडेट होने से कहीं ना कहीं राजनीति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों की बात करें आप लोग, राजनीतिक दलों की भी संख्या कम नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भाग लेती है और कई बार तो बाद में चुनाव के बाद ये कोलिशन बनाती है और कहीं ना कहीं जो वास्तविक राजनीति होती है, वास्तविक राजनीति का भी रूप बदल देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यूज ऑफ वायलेंस इन इलेक्शन, यानी कि चुनाव में हिंसा का प्रयोग करना। भारतीय चुनाव प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष ये भी माना जाता है कि चुनाव प्रक्रिया में हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। हिंसा और शारीरिक बल के द्वारा कई जगह मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जे की कोशिश की जाती है, जिसके कारण कई बार मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान भी कराना पड़ता है। तो इस तरह की हिंसक घटनाएं जहां राजनीतिक वातावरण को दूषित करती हैं, वहीं आम जनता को भी लोकतांत्रिक प्रणाली से मोह भंग कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं देखें आप लोग, चुनाव के दौरान हिंसा होती है, कई जगह पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो मतदाताओं को धमकाया जाता है, डराया जाता है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलती हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन इलेक्शन सिस्टम। इंडियन इलेक्शन सिस्टम से जुड़ा है कंप्लीट ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। नाउ वी विल कंटिन्यू इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द इलेक्शन सिस्टम, यानी कि जो चुनाव व्यवस्था है, कौन कौन से इलेक्शन सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। आओ जाने इनके बारे में डिटेल से, क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम और डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के गुण क्या है और उसके अवगुण क्या है, मेरिट डिमेरिट के बारे में भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर। यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम एक ऐसी शासन व्यवस्था in which political leaders or representative are elected directly by the people, that is called direct election system। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर नेताओं को स्वयं पब्लिक चुनती है डायरेक्ट वोट डालकर, that is called डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में क्या होता है, पब्लिक चूज सम कैंडिडेट बट
the elected candidate choose the other leader, that is called indirect election system. Like that, president of India, vice president of India, these are the election of indirect election system. Let's continue direct election system. What is direct election system and what are the merits and demerit of direct election system? Now continue direct election system. In this election system, voter डायरेक्टिंग चूज देयर कैंडिडेट एमपीज एमएलएज। कहते हैं कि इस शासन व्यवस्था में जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने एमएलए या एमपी को चूज करते हैं। जैसे मेंबर ऑफ लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर जिन लोगों को वोट डालने का राइट्स है वो लोग वोट डालते हैं, वोट डालकर अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में उल्टा होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम एमपी एमएलए चूज करते हैं आगे चलकर अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं, यानी कि इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि चुनाव मंडल होता है और निर्वाचक मंडल ही यानी कि नेताओं को चुनने का काम करता है। मेंबर ऑफ लोकसभा, ये किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का। अब बात करते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट इन फेवर, यानी कि जो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है उसके पक्ष में बात करते हैं हम लोग। इट इज मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको हम लोग लोकतांत्रिक सिस्टम मानते हैं। जनरल सी बात है, भी लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट ही लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार है, इसलिए हम इसको ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। सेकंड इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वोटर एंड द रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट संपर्क बनता है वोटर्स के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। पीपल गेन पॉलिटिकल एजुकेशन, अब लोग डायरेक्ट भाग ले रहे हैं राजनीति में तो कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, पॉलिटिक्स के बारे में उनको जानकारी होती है। नॉलेज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में और उनके कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। दीज आर 4 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। नाउ वी हैव टू बी, विपक्ष में पढ़ेंगे हम लोग आर्ग्यूमेंट इन एगेंस्ट, यानी कि विरोध में, यानी कि हम लोग यदि क्रिटिसाइज करते हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में कुछ कमियां भी हैं। ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट प्रॉपरली। कहते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं वो अपने राइट टू वोट को अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। फॉल्स प्रोपोगेंडा, प्रोपेगेंडा होता है प्रचार करना, यानी कि कई बार झूठे प्रचार किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी झूठे वायदे करती है लोगों से चुनाव जीतने के लिए। मोर एक्सपेंसिव सिस्टम, कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को बहुत ज़्यादा खर्चीला माना जाता है, बहुत ज़्यादा धन का प्रयोग होता है इसमें। एनकरेज पार्टीशन स्प्रिट, कहते हैं कि इससे क्या होता है, एनकरेजन पार्टीशन स्प्रिट। पार्टीशन बोलते हैं एक तरह से जो पार्टी से जुड़े होते हैं हम लोग, एक पक्का जुड़ाव होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम होता है। तो इसमें पार्टीशन को भी बढ़ावा दिया जाता है, पार्टीशन को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो राजनीति के अंदर आते हैं। तो दीज आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कि यहाँ पर हमने जाना कि जो अपने कंप्लीट डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम एंड नेक्स्ट वीडियोज वी हैव डिस्कशन अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ओके स्टूडेंट, लेट्स continue this video in next topic, so read this carefully. You can take this help from your book. Thank you.